हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम पर। और आप हैं हमारे साथ मतलब गौतम के साथ। तो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में सेट थ्योरी का दूसरा वीडियो लाया हूं, जिसमें आपको सेट थ्योरी के दो मेथड्स के बारे में बातचीत करूंगा, साथ ही साथ कुछ नोटेशन के बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा पहला वाला वीडियो देख लें, जिससे आपको ये वीडियो समझने में काफ़ी आसानी लगे। क्योंकि उस वीडियो में हमने सेट थ्योरी की डेफिनेशन और कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। ये उसका दूसरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आगे के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एन। मैं कुछ नोटेशन बता रहा हूँ, तो आप उसे नोट करेंगे। जब इस चैप्टर में कहीं एन लिखा हो तो उसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं का सेट। आप समझेंगे, क्योंकि सेट का पूरी डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि सेट का मतलब होता है कलेक्शन। कई सारे नंबर को एक साथ अगर कर दिया जाए तो उसे सेट कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। और जब कहीं यहाँ इस चैप्टर में जेड लिखा हो, इसका मतलब होता है इंटीजर। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं का सेट, मतलब जिसे हम कलेक्शन भी कहेंगे। और जब आप क्यू देखें तो इसका मतलब क्या होता है वो जानेंगे। क्यू का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ रेशनल मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का कलेक्शन, परिमेय संख्या का सेट। मतलब आप कह सकते हैं परिमेय संख्याओं का कलेक्शन बोले या सेट कहें। और जब आप कहीं इस चैप्टर में आर देख लें तो इसका क्या मतलब होगा, चलिए देखते हैं। जब आर देखेंगे इस चैप्टर में तो इसका मतलब होता है द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स, इसका मतलब ये हुआ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का समूह, ठीक है, सेट, ठीक है। यहीं पे अगर इस जेड पर प्लस लिखा हो, अगर इस जेड पर प्लस लिखा हो तो इसका क्या मतलब होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि ये जेड, इसका मतलब है कि यह एक इंटीजर है। और जैसे मैंने प्लस लगा दिया तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर।
तो आपने देखा यह जेड का मतलब, क्योंकि मैंने पहले बताया जेड का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर इसी प्रकार यह प्लस क्यू पर लगा दिया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या, मैंने पहले बताया था द रेशनल नंबर। तो आप प्लस के कारण सिर्फ इसमें पॉजिटिव लगा देना है, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप आर पर अगर प्लस लगा दें तो क्या होगा? क्योंकि मैंने पहले बताया था अभी कुछ देर पहले आर का मतलब होता है रियल नंबर, तो सेम जब प्लस लगा देते थे इसका मतलब पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। शायद कुछ स्टूडेंट्स को ये भी मुश्किल हो समझना कि ये प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और पूर्णांक, ये होता क्या है। यहाँ पर n का मतलब होता है प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या। इसका परिभाषा क्या है? तो गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये गिनती की संख्या आपका हो गया प्राकृत संख्या। आइए अब जानते हैं दूसरा, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ये जेड, जेड से मतलब ये इसको हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं और हिंदी में इसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को ऋणात्मक एवं धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के समूह, ठीक है, क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक किसे कहेंगे? ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे कोई भी संख्या लिखिए, जैसे -1 -2, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव भी होगा 3 2 1, इस प्रकार संख्या जितने भी होंगे वो सभी पूर्णांक कहलाएगा। चलिए अब आगे जानते हैं। अब जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। जब इस चैप्टर में कहीं क्यू लिखा हो तो इसका मतलब होता है परिमेय संख्या। यह है परिमेय संख्या। इसे क्या कहते हैं? इसे हम परिभाषा में जानते हैं कि P/Q के रूप में जो लिखा जाता है। साथ ही साथ Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? 0 नहीं हो, ठीक हो। जैसे में आप 1/2 3/5 जो भी हो आप लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? यह आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। ये यहाँ पर जब भी इस चैप्टर में कहीं R मिले तो उसका मतलब होता है वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या होता है R का मतलब। इसका परिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ परिभाषा था जिसे
समझने में अगर किसी स्टूडेंट को परेशानी हो रही थी तो उसका ये परिभाषा है, आप समझ सकते हैं। तो वास्तविक संख्या में आप जैसे 1/2 ले लेते हैं तो ये भी आपका परिमेय संख्या तो है ही, साथ ही साथ इसमें अपरिमेय संख्या का मतलब है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले। जैसे 3 का रूट क्या पूरा निकलेगा? नहीं, लेकिन 9 जो है उसका रूट 3 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो जिसका रूट नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। इस चैप्टर में हम सेट को 2 मेथड से लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। मतलब 2 मेथड्स क्या है? देयर आर 2 मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है, 2 तरीके से आप सेट को लिख सकते हैं। तो पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रोस्टर जिसे कि आप दूसरे शब्दों में इसे टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। इसे टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जाना जा सकता है। आप इसे चाहे तो रोस्टर बोलें या टेबुलर बोलें। और दूसरा मेथड है दिखाने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अब आइए इसके बारे में जानते हैं, इसका डेफिनेशन और इसकी परिभाषा क्या क्या है। इस रोस्टर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। मैं आपको बताऊंगा आगे। एंड इनक्लोज्ड विदिन ब्रैकेट। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट? तो मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, मतलब आप इसमें जो भी सेट लेंगे वो आप इसमें कॉमा से उसे अलग करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे सेट ए को हम लिख सकते हैं 1 से 10 तक का नेचुरल नंबर को 1 कोमा दिया मैंने, 2 3 4 5 इस प्रकार से आप जो भी सेट लिखेंगे उसमें के बीच में सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमा से अलग किया जाता है और मिडिल ब्रैकेट से बंद किया जाता है। यही इसका रोस्टर फॉर्म हुआ। अब हम लोग जानेंगे इसका नेक्स्ट जो सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताएंगे कि इसमें आप इसे आप चाहे इसमें देखिए, आप इस अरेंजमेंट को जो सीरियल है इसे 1 से स्टार्ट हुआ, आप चाहे तो इसे उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं। मतलब आप चाहें तो आप 3 4 5, ठीक है, 6 1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब आप चाहे जैसे भी इसके अरेंजमेंट को किधर भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेट में कोई अंतर। आप रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हो उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 3 है, ये 3 अगर 4 बार आवे या 5 बार आवे या 2 बार आए, कितनों बार आए, लेकिन उसको एक ही बार लिखा जाता है। हमेशा आप रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कितनों बार आए उसको एक ही बार लिखना है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ऐसा क्यों, जैसे अगर मान के चलिए आप स्कूल लिखते हैं, स्कूल का स्पेलिंग देखिए। ठीक है, जब अगर आप इसको आप सेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको आप सेट में लिखेंगे, एस है एस दे दीजिए, सी है सी दे दीजिए, ठीक है, एच है एच दे दीजिए, और ओ 2 है लेकिन आपको एक ही लिखना है। ठीक है, और एल। तो इस प्रकार से आप अब समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, वो एक ही बार लिखा जाता है। तो आप तो समझ गए होंगे, ऑल द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, है ना। देखिए कोमा का प्रयोग किया, और
इनक्लोज्ड मतलब ये घिरा होता है, बंद होता है किस में, ब्रैकेट्स में। ये मिडिल ब्रैकेट है, इसे मैंने बंद कर दिया, तो रोस्टर फॉर्म को ऐसे लिखा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। सेट बिल्डर फॉर्म में आखिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है सेट बिल्डर फॉर्म का, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन देखें। इसका डेफिनेशन क्या कहता है। इसका डेफिनेशन कहता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके पास सिंगल प्रॉपर्टी होता है, जो कि इस सेट से बाहर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसका ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता है। चलिए, विच इज नॉट पजेस्ड एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। ठीक है, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में आप जो भी एलिमेंट होगा उसका एक ही सिंगल प्रॉपर्टी होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर आप देखें, जैसे कोई सेट है, जैसे कोई सेट है, मान लिया वो सेट का नाम बी है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए और बी, और हमेशा सेट को कैपिटल लेटर में दिखाया जाता है। सबसे पहले मैं इसमें आप सेट को वोवेल लेटर को लिखते हैं, ए आई ओ और यू। ये सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है, ये रोस्टर फॉर्म में है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था इसमें कॉमा का प्रयोग किया जाता है एलिमेंट्स के बीच में। तो यहाँ पर मैंने कॉमा का प्रयोग किया, तो ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे इसे हम अभी जानेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। इसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितना होता है, 26 लेटर होता है। और उस 26 लेटर में ये जो मैंने लिखा, ये इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे वोवेल के नाम से जाना जाता है, और ये 5 को छोड़कर उधर कॉन्सोनेंट है। तो ऐसा प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक ऐसा वर्ड जिस वर्ड में ये सारे आ जाएं। तो अगर आप यहाँ पर इसे वोवेल कह देते हैं तो क्या इस पांचों को छोड़कर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसे हम वोवेल कह सकते हैं? नहीं। इसलिए इसका एक सिंगल प्रॉपर्टी है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम सिंगल प्रॉपर्टी के रूप में लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। स्टूडेंट, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में समय तो लग ही जाता है। तो आप पेशेंस रखें और समझें, बस इसका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज बनाएंगे। तो आइए, जैसे वोवेल लेटर को मैंने भी नाम दिया, यह भी एक सेट है जिसमें वोवेल लेटर है। कौन कौन सा वोवेल लेटर है? ए ई आई ओ यू। तो आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इस प्रकार, एक्स सच दैट एक्स इज क्या है, वोवेल लेटर है। वोवेल इन किसमें? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो आप ये जो अभी आपने लिखा, इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, क्योंकि इसमें आपने एक ही वर्ड का प्रयोग किया, वो है वोवेल। तो ये सिंगल प्रॉपर्टी हो गया। तो सिंगल प्रॉपर्टी में आपने एक ही बार लिख दिया कि ये जो एलिमेंट जो आपने लिखा था पीछे, ए ई आई ओ यू, उसका एक ही सिंगल प्रॉपर्टी है कि वो वोवेल है, और उसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार ही लिखना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें आपको कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखें, सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी आप लिखते हैं तो इस प्रकार का प्रयोग करना ही होगा आपको। तो देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसे और इसे किस नाम से जानेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ये आप जान सकते। आप ये वाला एक्स को आप पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है। और ये जो रेशियो टाइप का है, ये वाला, इसे आप पढ़ेंगे सच दैट, ठीक है। और इसे आपको एक्स ही पढ़ना है, मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स
इज अ नेचुरल नंबर, चाहे जो भी ऐसा बोल सकते हैं। एक्स इज अ, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, इसे इस वाले एक्स को पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, और इस जो रेशियो है इसे आप पढ़ेंगे सच दैट। तो आप क्या, इसको तो ऐसे पढ़ना है, एक्स है तो ऐसे पढ़ना है, मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आपको ये याद रखना है, ये सच दैट के रेशियो को आपको सच दैट बोला जाता है। आप चाहे तो इसको आप एक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ। तो आप यहाँ पर आप देख लिए हैं, तो यहाँ से अब कॉन्सेप्ट अब समाप्त होने वाला है। चलिए इस वीडियो को मैं एक एग्जांपल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। आप एक एग्जांपल देखिए। आप सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे एक एग्जांपल के साथ, आपको वह सभी संख्या लिखना है सेट में जो 3 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो और वह नेचुरल नंबर हो। तो आप इसे कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? आप लिखेंगे इसको एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, ठीक है, और इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब वह एक्स यहाँ पर वह नेचुरल नंबर है और वह 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। मतलब ये वाला जो है आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 3 से वह संख्या एक्स मतलब बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ज़रा सोचिए, अगर ये तो आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। अगर इसी को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए आप ऐसे लिख, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि x वह एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है और 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो वह संख्या क्या क्या हो सकता है? 3 से बड़ा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। लेकिन बोल रहे हैं यहाँ 10 से छोटा, है ना, यहाँ पर देखिए 10 से छोटा, तो तब तो हम यहाँ 10 से छोटा तो 9 ही है ना, 9 है। इससे छोटा 10 10 तो हम तो लिख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सेट रोस्टर फॉर्म में ये आपका हो गया है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, आशा करता हूँ। तो स्टूडेंट आप इसे नोट कर लेंगे और आप इसे हो सके अगर तो आप रिवाइज करेंगे ताकि आपको काम आए। इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को पढ़ने में मदद मिले। और स्टूडेंट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर किसी भी प्रकार से आप लोगों को हमारा चैनल, हमारा ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करता है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके अधिक से अधिक आप उन स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो इस समय लॉकडाउन के दौरान अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं। तो स्टूडेंट पढ़ाई करने में असमर्थ है, तो वो ऑनलाइन इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई स्टडी को जारी रख सके। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।